हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस। आज है 18 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। आज की पहले न्यूज़ है आरबीआई टू पंप इन 1 लाख करोड़ रुपीज़ और ज़्यादातर फंड एनबीएफसी, नाबार्ड और सिडबी को दिए जाएंगे आरबीआई के इस पैकेज के द्वारा। आरबीआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा ये बताया गया कि लिक्विडिटी मेजर्स को इंक्रीज करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस की जो कंडीशन अभी पूरी इकोनॉमी में बनी हुई है उसको थोड़ा ईज किया जा सके, उसमें उस स्ट्रेस को थोड़ा कम किया जा सके और क्रेडिट फ्लो यानी कि मनी का जो फ्लो है अलग अलग सेक्टर्स के लिए उसको बढ़ाया जा सके। और इसके लिए इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात भी आगे की जा सकती है, ऐसा उनके द्वारा इंडिकेशन दिया गया। तो एक तरह से एक दोबारा से एक पैकेज देने की कोशिश की गई है पूरी इकोनॉमी को, सो दैट जो अभी लिक्विडिटी की कंडीशन इतने इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम चल रही है उसको टैकल किया जा सके। अब लिक्विडिटी कुछ इन्फ्यूज़ की जाएगी यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जाएगी। और कितने तक की लिक्विडिटी इस बार आरबीआई ने बढ़ाने की कोशिश की है, ये लिक्विडिटी का जो अमाउंट है वो है करीब 1 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए यानी कि आधी रकम एनबीएफसीज को दिए जाएंगे। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये वो कंपनीज होती हैं जो बैंकों की तरह काम करती हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस प्रॉपर फुल फ्लैज बैंकिंग की तरह ये काम नहीं करती। एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड हैं और जो लोन बिजनेस के रिलेटेड लोन्स को देने, एडवांस को देने में इन्वॉल्व है। इसका जो मेजर काम है वो लोन्स एडवांस में है। इसके अलावा एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज़ जो भी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या कोई मार्केट इशू करता है उनमें एनबीएफसी पैसा लगा सकती हैं, यानी कि उन ऐसे एंटिटीज़ को एनबीएफसी लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। यानी कि मेनली लोन और एडवांसेस देने का काम एनबीएफसी के द्वारा किया जाता है। मतलब एनबीएफसी का मेजर काम रिसीविंग डिपॉजिट्स का है। ये इंडिविजुअल या एंटिटीज से डिपॉजिट्स लेके उनको डिपॉजिट अपने पास रखती है और उनको अलग अलग स्कीम्स में डिपॉजिट आगे जाके करती है। और ये जो डिपॉजिट लोगों के द्वारा लिए जाते हैं ये लमसम में भी लिए जा सकते हैं या फिर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लिए जा सकते हैं। अब एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट कमाती है और उसके अकॉर्डिंग ही जो भी डिपॉजिटर होते हैं एनबीएफसीज़ में उनको इंटरेस्ट पेमेंट करती है। अब एनबीएफसीज़ और बैंकों में क्या फ़र्क है? एनबीएफसी कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। इंडिविजुअल से जैसे कि बैंकों में लोग जाकर अपना डिपॉजिट कर सकते हैं और जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं, ऐसी सुविधा, ये जो सर्विस है, ये फैसिलिटी है एनबीएफसी अवेलेबल नहीं करवाती। तो एनबीएफसी कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। एनबीएफसी इसके अलावा पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में भी कोई अपना रोल प्ले नहीं करते। एनबीएफसी आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। और इसके साथ ही साथ एनबीएफसी कांट रेज चेक एनबीएफसी इशू नहीं कर सकते। और बैंकों में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, जैसे जो पहले 1 लाख थी और अब 5 लाख कर दी गई है, ये जो फैसिलिटी है ये एनबीएफसी के डिपॉजिट में अवेलेबल नहीं है। तो ये डिफरेंस है कुछ एनबीएफसीज और बैंकों में। तो एनबीएफसीज में कैश का जो लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम था बहुत टाइम से चल रहा था, तो उस लिक्विडिटी के प्रॉब्लम को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए 50,000 करोड़ इस पैकेज से एनबीएफसीज को दिए जाएंगे। और ये जो एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट है 50,000 करोड़, ये बैंकों के थ्रू दिए जाएंगे। बैंकों के द्वारा इतनी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट एनबीएफसीज के कॉरपोरेट बैंक में किया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई विल एक्सटेंड अनदर 50,000 करोड़ टू रीफाइनेंस एजेंसीज। एनबीएफसीज को 50,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ 50,000 करोड़ का अमाउंट रीफाइनेंसिंग एजेंसीज के लिए भी रखा गया है। रीफाइनेंसिंग एजेंसीज में हैं नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक। नाबार्ड के द्वारा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एंटरप्राइजेज हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको पैसा दिया जाता है। सीडीबी के द्वारा स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको पैसा दिया जाता है। और नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा हाउसिंग रिलेटेड जो भी काम चलते हैं उन प्रोजेक्ट्स को
और उनसे रिलेटेड कामों को पैसा दिया जाता है। तो 3 सेक्टर को कवर करने की कोशिश की आरबीआई ने इनके द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी और नाबार्ड को 50,000 करोड़ रुपए। इसके साथ स्टेट्स को लोन रेस करने की जो फैसिलिटी है आरबीआई के थ्रू, वो उसकी लिमिट इंक्रीज़ कर दिया है, और वो पर्टिकुलर जो फैसिलिटी है उसका नाम है वेज एंड मीन्स एडवांस। वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू सेंट्रल और स्टेट दोनों आरबीआई से पैसा उधार पे ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, और इस लिमिट को 60% तक बढ़ा दिया गया है। वेज एंड मीन्स एडवांस, इट इज़ ए फैसिलिटी फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट टू बोरो फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से उधार लेने की एक फैसिलिटी है, और ये जो बोरोइंग होती हैं ये प्योरली किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्राइसिस की कंडीशन को एक टेम्परेरी टाइम के लिए होती हैं, ताकि स्टेट्स और सेंटर अपने जो रिसीट और एक्सपेंडिचर है उन खर्चों को चला सके। इसका जो मेजर कारण है वेज और मीन्स एडवांस के थ्रू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को उधार देने की बात आरबीआई ने की है, इसका मेजर कारण है कि अभी की करंट इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मैस टाइप की बनी हुई है, यानी कि इकोनॉमिक आउटपुट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है, बहुत ही कम हो गया है इस समय, और लॉकडाउन के कारण जो कंपनीज़ के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम हो रहे हैं, जिसके कारण बिलिंग और रेवेन्यू अगर कंपनी का कम होता है तो उससे स्टेट गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जीएसटी अगर कंपनी सबमिट नहीं करेंगी, डिपॉजिट नहीं करेंगी जीएसटी, तो गवर्नमेंट की आमदनी भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो इसके कारण गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो बहुत कम हो गया है। उसके कारण गवर्नमेंट के जो रेगुलर खर्चे हैं उनको मीट आउट करने के लिए, और कोविड-19 के पैंडेमिक को टैकल करने के लिए, और साथ में जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जितने भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग हैं जिनको रेगुलरली जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है इस समय, बिकॉज लोगों के पास काम नहीं है, और कुछ ऐसे बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा है जिनके पास काम के साथ साथ दिन का खाना भी नहीं है, तो उन लोगों को खाने की सुविधा और मिनिमम मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए कम से कम स्टेट्स के द्वारा खर्चा किया जाना चाहिए। उस खर्चे के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, इसलिए आरबीआई ने स्टेट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। अब ये सारी चीज़ों के बाद स्टेट्स मेजरली जो ये पैसा है उसको कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होने हैं उन पे खर्च करेगा। इसके द्वारा टेस्टिंग किट्स परचेज़ की जाएंगी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और वेंटिलेटर परचेज़ किए जा सकते हैं, हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है, और पुअर लोगों के लिए फूड, शेल्टर और रिलीफ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो की जा सकती हैं। इस रिलीफ पैकेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई ने एक मैकेनिज़्म स्टार्ट किया है, एक टूल इन्वेंट किया है जिसका नाम है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लेंड कर सकता है मनी इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड। थोड़े टाइम के लिए, एक महीने या 3 महीने के लिए आरबीआई के द्वारा जो लेंडिंग की जाती है, या कहें कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार ले सकता है, जिस रेट पे वो रेपो रेट कहलाता है। अब ये जो मैकेनिज़्म है ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, ये एक टूल है जो कि लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा इस कंडीशन में, और इसके द्वारा जो पैसा उधार लिया जाएगा बैंकों के थ्रू वो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यानी कि ये जो टारगेटेड है ये लॉन्ग टर्म के लिए रेपो रेट होगा, केवल 28 दिन या 1 महीना 3 महीने के लिए आरबीआई से बैंक लोन नहीं लेंगे, ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेंगे। ये जो लॉन्ग टर्म है ये कम से कम 1 साल, और 1 साल से लेके 3 साल का टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म बोला गया है। रेपो ऑपरेशन इसलिए बोला गया है बिकॉज ये रेपो रेट पर लोन दिया जाएगा इन बैंकों को, और ये टारगेटेड रहेगा क्योंकि ये कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को बूस्ट करने के लिए स्टार्ट किया जाना है, इसीलिए इसको टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बोला जा रहा है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ाई जा सकेगी। अब इस पूरी प्रोसेस से फ़ायदा कुछ सेक्टरों को हो सकता है, जिससे कि कुछ सेक्टरों में जो क्रेडिट फ्लो है, जो पैसों की कमी हो रही है, वो कमी कम हो सके और वहाँ पर पैसा पहुँच सके। तो ये बात की हमने आरबीआई के रिलीफ पैकेज के बारे में, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में, और स्टेट्स के द्वारा जो क्रेडिट रेज किया जाता है वेज एंड मीन्स एडवांस। ये इतने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हमने। सेकंड न्यूज़ है, पोस्ट लॉकडाउन इंडियाज इन्फेक्शन ग्रोथ रेट हैज़ स्लोड डाउन। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऐसा कहना है कि लॉकडाउन के बाद जो इंडिया का इन्फेक्शन ग्रोथ रेट है, जिस
तेज़ी से ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम बढ़ रहा था, वो तेज़ी कम हुई है, यानी कि ग्रोथ रेट कम हुआ है। लॉकडाउन बढ़ाने से पहले जो रेट था वो हर तीसरे दिन डबल हो रहे थे। अगर हम 25 मार्च की बात करें, 25 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था और उस समय इंडिया में हर तीसरे दिन पे डबल हो रहे थे केसेस, और अभी के टाइम में ये करीब 6 दिन से ज़्यादा, 6 से 7 दिन में डबल हो रहे हैं, यानी कि जो इन्फेक्शन बढ़ने का ग्रोथ है वो कम होता हुआ देखा गया है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया। और यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है कि कितने टाइम में क्या रेट है ग्रोथ का, अलग अलग कंट्रीज़ में कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया गया है। सबसे टॉप पे है इस वक्त, इस समय सबसे टॉप पे है यूएसए, यानी यूएसए में सबसे तेज़ी से ये जो केसेस हैं वो ग्रो कर रहे हैं। आज के टाइम भी यूएसए नंबर 1 पे है, सेकंड पे है स्पेन, तीसरे नंबर पे इटली और चौथे नंबर पे चाइना। इंडिया का नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन है वो इंडिया को इंडिकेट कर रही है। इंडिया का ग्रोथ रेट अभी काफ़ी कम है इन कंट्रीज़ से कम यूएसए, स्पेन, इटली और चाइना से काफ़ी कम देखने को मिला है। और इंडिया में अभी ग्रोथ रेट जो डबल होने का टाइम पीरियड है वो 6 दिन से ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन एग्जेम्पशन लिस्ट। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी लॉकडाउन की जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उससे हटा के एग्जेम्पशन लिस्ट में डाल दिया गया है। अभी हम देख लेते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं। ये नॉन टिम्बर आइटम्स होते हैं, जैसा बैम्बू, रूट्स, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड प्लांट्स। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मेनली फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होते हैं और ये नॉन टिम्बर आइटम्स होते हैं, इसलिए इनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोला जाता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्लांट ओरिजिन के होते हैं। इनमें कुछ एग्जाम्पल हैं बैम्बू, ब्रशवुड, स्टम्प्स, केन्स, तुसेर, कोकून, हनी वैक्स, तेंदू लीव्स, लाख, मेडिसिनल प्लांट और मेडिसिनल हर्ब्स, रूट्स एट्सेट्रा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के एग्जाम्पल हैं। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफ़ाइन किया गया है फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। और ये जो प्रोड्यूस है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इनको एग्जेम्पशन लिस्ट में क्यों डाला गया है, क्योंकि ये मेजर सोर्स हैं लाइवलीहुड का ट्राइबल लोगों के लिए। जो भी ट्राइबल्स लोग जंगलों में या जंगलों के आसपास के एरिया में रहते हैं उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, उसी इन्हीं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचकर ये लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं। इसलिए लाइवलीहुड के लिए ये ईज़ी करना ज़रूरी था उनको, उनके सर्वाइवर के लिए। और ये जो ट्राइबल लोग हैं ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं। और इनका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इम्पोर्टेंस इन लोगों के सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई है, बिकॉज ट्राइबल लोगों के करीब 100 मिलियंस लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इन्हीं प्रोडक्ट से इनको फूड मिलता है, इनके जानवरों को फॉडर मिलता है, फॉरेस्ट में ही ये लोग रहते हैं और मेडिसिन और अपनी अदर इनकम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। इसलिए फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस हैं वो उनके पूरी लाइफ के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्राइबल ड्राइव 20 to 40% ऑफ देयर एनुअल इनकम फ्रॉम दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। और इसीलिए इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रुकने से उनके सर्वाइवल पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन, प्रोसेसिंग और हार्वेस्टिंग में ट्राइबल वुमेन बहुत ज़्यादा लेवल पर इन्वॉल्व रहती हैं। इसलिए इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्राइबल वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक बड़ा टूल माना जाता है। इसके अलावा ट्राइबल लोगों के लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसलिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो पूरा सेक्टर है वो ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट और उनके लाइवलीहुड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसी कारण से इसको एग्जेम्पशन लिस्ट में डाला गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू इंडिजीनियस किट में सून एक्सेलरेट टेस्टिंग। अब हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ये बात बताई गई है कि एक इंस्टीट्यूट है त्रिवेंद्रम में जिसका नाम है श्री चित्रा त्रिनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक
कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाई गई है। ये इंस्टीट्यूट नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है और ये जो किट है ये बहुत ही कम रेट पे एट वेरी लो कॉस्ट 2 घंटे के अंदर ये किट बता सकती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोविड-19 है कि नहीं, एक सैंपल की टेस्ट करके। तो एक इसकी इफेक्टिवनेस भी काफ़ी हाई बताई जा रही है। ये जो रिसर्च लेबोरेटरी है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंड की जाती है और इसने डेवलप किया एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट that can potentially speed up testing of batch of suspected COVID-19 samples by 15 times। मतलब 15 गुना तेजी से ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि किसी को कोविड-19 है कि नहीं, सैंपल कोविड-19 फ्री है या नहीं। और कॉस्ट करीब 2/3 कम किया जा सकता है इस किट से। ये जो किट है इसको अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से फॉर्मल अप्रूवल नहीं मिला है और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। तो पहले आईसीएमआर की तरफ से अप्रूवल मिलना है, उसके बाद ही इसको मैन्युफैक्चर करने का जो लाइसेंस है वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं। ये जो टेस्ट है ये इसका नाम इंपॉर्टेंट है, रैपिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये जो टेस्ट जो डेवलप किया गया है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसको बोलते हैं रैपिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, और जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है वायरस डिटेक्ट करने के लिए। इस टेस्ट में आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सैंपल से। पेशेंट के थ्रोट और नोज से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और उस सैंपल से आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा डीएनए में। और आरएनए पहले तो सैंपल लिया, उससे आरएनए एक्सट्रैक्ट किया और देन विल कन्वर्ट इट टू डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद उस डीएनए की जांच की जाएगी और उसके बाद ये पता लगाया जा सकेगा कि जो कोविड-19 का वायरस है जिसका नाम है SARS-CoV-2, ये जो वायरस है उस सैंपल में है कि नहीं। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो 2 घंटे के भीतर की जा सकती है। तो इतना रैपिड जो टेस्ट है इसकी हेल्प से बहुत तेज़ी से पेशेंट्स को चेक किया जा सकता है। इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 100% मानी जा रही है। कुछ टेस्ट किए गए थे एलाफुजा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक ब्रांच है एलाफुजा केरला में, वहाँ पर इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है और करीब 100% इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो देखने को मिली है कोविड-19 के सैंपल्स में और नॉन कोविड-19 सैंपल्स में भी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स विल ऐड टू रिलीफ फंड। केरला के अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर के द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स को ऑनलाइन बेचकर जो पैसा इकट्ठा किया गया उसे रिलीफ फंड में डोनेट किया गया है। तो यहाँ पर एक इनका नाम है बेनी अजंथा, इनके द्वारा पैसे कलेक्ट किया गया और 2 फंड में कोविड-19 के रिलीफ वर्क के लिए डोनेट किया गया। एक तो चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड केरला में और दूसरा प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। तो इसमें हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये फंड जनवरी 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का यूज़ उन लोगों के रिलीफ वर्क के लिए किया जाता है जो नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर से अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, बाढ़ आना, साइक्लोन आना या भूकंप आना, और मैनमेड डिजास्टर जैसे कि मेजर एक्सीडेंट के टाइम, एसिड अटैक के टाइम या फिर रॉयट्स के टाइम। तो अगर इनसे जो लोग और फैमिली इफेक्ट होती है तो उन लोगों और फैमिलीज़ के सपोर्ट और रिलीफ वर्क के लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से पैसा यूज़ किया जाता है। इस फंड के द्वारा जो पैसा है स्पेशल मेडिकल इमरजेंसी में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन और हार्ट सर्जरी के दौरान अगर लोगों को ज़रूरत है तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये पैसा दिया जा सकता है। तो ये जनवरी 1948 में स्टार्ट किया गया था रिलीफ देने के लिए इमरजेंसी की कंडीशन में। नेक्स्ट न्यूज़ है, चाइनाज़ इकॉनमी इन वर्स्ट डाउनटर्न सिंस 1960s। चाइना की जो इकॉनमी है वो मार्च क्वार्टर में उसके जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इस समय चाइना की इकॉनमी 6.8% से कम हुई है और रिटेल जो सेल है वो करीब 19% कम हुई है। और ये पहली बार देखा गया है 1960s के बाद चाइना की इकॉनमी इतने बड़े
एक कॉन्ट्रैक्शन मोड में गई है। 1960s में वो टाइम था जब चाइना की इकॉनमी पहली बार इकनॉमी उसकी इतनी डाउन थी, और उसके बाद अब 2020 के समय ये देखने को मिला है। अब 2020 में तो हमें मालूम है कि कोविड-19 के कारण जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कम हो गई है। चाइना में स्टार्ट हुआ था कोविड-19, और चाइना ही एपिसेंटर रहा है इससे पहले कोविड-19 का, जिसके कारण उसने जो लॉकडाउन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का शटडाउन है वो काफ़ी पहले कर दिया था। उसका असर अब देखने को मिल रहा है, और आगे भी कितने टाइम तक ये कंटिन्यू रहेगा वो टाइम के साथ साथ ही पता लगेगा। लेकिन 1960s में भी चाइना में इकोनॉमिक प्रोडक्शन बहुत वीक था, और उसका क्या रीज़न था वो देख लेते हैं। यहाँ पर चाइना में 1960s में जो डाउन फेज गया था उसका सबसे बड़ा रीज़न था कल्चरल रिवोल्यूशन। ये पर्टिकुलर इवेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्चरल रिवोल्यूशन चाइना में 1960s में हुआ, जो चाइनीज़ सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसको बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। कल्चरल रिवोल्यूशन को ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। ये 1966 से 1966 से 1976 तक चला था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में। इसको लीड किया था, इसको लॉन्च किया गया था माओ जेडोंग के द्वारा, माओ जेडोंग या माओ त्से तुंग के द्वारा, जो कि चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। उन्होंने कल्चरल रिवोल्यूशन को स्टार्ट करने का जो गोल है वो डिक्लेयर किया था कि इसके द्वारा हम चाइनीज़ कम्युनिज़्म, चाइना में जो व्यवस्था थी, चाइना में जो प्रोसेस थी चाइनीज़ कम्युनिज़्म की, उसको प्रिजर्व करेंगे, और जो भी कैपिटलिस्टिक और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ऑफ चाइनीज़ सोसाइटी में आ गए हैं, कैपिटलिज्म का जो खतरा है उससे कम्युनिज़्म को बचाना है। और इसके बाद माओ जेडोंग के जो थॉट्स हैं वो चाइना में मेजर और डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन के उभरे, और माओ जेडोंग चाइना की सेंट्रल पावर पोजीशन में आ गए। नेक्स्ट न्यूज़ है फूड सप्लाई चेन डिसरप्शन कंसर्न। अब इस पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 के बैकग्राउंड में फूड सप्लाई की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि अभी डिमांड साइड का भी प्रॉब्लम है और सप्लाई साइड का भी प्रॉब्लम है। सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है, खेतों में लोग जा नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड ओवर ये फिनोमेना देखने को मिला है, जिसके कारण से जो हार्वेस्टिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और डिमांड साइड का प्रॉब्लम है कि लोगों के द्वारा लोगों की जो आमदनी है उसका ज़रिया, वो उसका जो प्रोसेस है, आमदनी कम हो गई है, और कई लोगों की, माइग्रेंट वर्कर्स की या जो लोग डेली वेज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उनकी आमदनी पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो लोगों के पास एक तो पैसा नहीं है कि वो फूड खरीद पाएँ, दूसरी तरफ से फूड जो फील्ड से हैं वो सेल लोकेशन तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों के घरों तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो दो तरफा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इस समय, और ये एक यूनिक प्रॉब्लम है जिससे वर्ल्ड गुजर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, उनके द्वारा भी ये कंसर्न व्यक्त की गई है। लेबर शॉर्टेज आर इम्पैक्टिंग लॉजिस्टिक एंड लॉस ऑफ जॉब्स एंड इनकम हैज़ इम्पैक्टेड पीपल्स एबिलिटी टू अफोर्ड फूड। एक तो लेबर शॉर्टेज है, उसकी वजह से लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम देखने को मिला है। लेबर शॉर्टेज, लेबर है नहीं तो लॉजिस्टिक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट हो रही हैं। इसके अलावा इनकम लॉस के कारण लोगों की फूड परचेज करने की जो एबिलिटी है वो भी कम हो गई है। तो डबल प्रॉब्लम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दोनों देखने को मिल रहा है, जिससे फूड और एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस है वो बड़े लेवल पे पहुंच सकता है। इंडिया हैज़ रिसीव्ड $1 बिलियन हेल्थ सेक्टर इमरजेंसी लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। इंडिया ने अभी अप्रैल महीने में $1 बिलियन का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात की गई है, तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है पुअर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को, सो दैट वो अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें। इसके मेनली दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट हैं। तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक में केवल दो ही ये इंस्टीट्यूट हैं, एक IBRD, दूसरा IDA इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1944 में, 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक, इससे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक की जो मेंबरशिप है वो 189 कंट्रीज़ है एज ऑफ नाउ।
आज की डेट में 189 कंट्रीज़ मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के, यानी कि वर्ल्ड बैंक जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, IBRDA और IDA। वर्ल्ड बैंक अगर हम ग्रुप की बात करें तो इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल के 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो 2 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक के हो गए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि प्राइवेट सेक्टर आर्म मानी जाती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, चौथा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो जब भी क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड बैंक में कौन से इंस्टीट्यूट हैं तो केवल 2 इंस्टीट्यूट ही हैं। वर्ल्ड बैंक में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, IBRD और IDA, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बाकी 3 मिला के टोटल इंस्टीट्यूशन 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज पे, NBFC गेट्स 50,000 करोड़ लिक्विडिटी बूस्टर। ये हमने फर्स्ट पेज पे ही देख लिया है। ये जो बैंक के द्वारा पैसा दिया जाना है NBFCs को, इसमें बैंक इन्वेस्ट करेंगे फंड्स टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के द्वारा, और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में ही पैसा लगाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो भी NBFC होल्ड करता है उनमें पैसा लगाया जाएगा और NBFC में जो लिक्विडिटी की कंडीशन है वो इम्प्रूव की जाएगी। इसमें से 25,000 करोड़ नाबार्ड के लिए, और इसमें जो डेटा है कितना अमाउंट किसको दिया जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस मैकेनिज्म के थ्रू दिया जा रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। NBFC and housing finance companies are facing liquidity pressure since banks have not extended any repayment moratorium to these entities. बैंकों के द्वारा जो मोरेटोरियम की कंडीशन थी 3 महीने की, वो NBFCs को या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक्सटेंड नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई थी। और अब इस पैकेज के बाद थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो ये था आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।